नमस्कार। आज हम उपन्यासकार जगदीश चंद्र के महत्वपूर्ण उपन्यास धरती धन न अपना के मूल प्रतिपाद्य पर चर्चा करेंगे। धरती धन न अपना उपन्यास प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यास कहा जाता है। उपन्यासकार प्रेमचंद अपने जीवन के प्रारंभ में आदर्शवादी थे, लेकिन बाद में यथार्थवादी होते गए। तो ये जो जगदीश चंद्र हैं, ये यथार्थवादी परंपरा के, जो समाज का यथार्थ है, जो समाज का राजनीतिक और आर्थिक यथार्थ है, जगदीश चंद्र उसको रेखांकित करते हैं, उसको अपने उपन्यासों के जरिए लाते हैं। जगदीश चंद्र का जन्म पंजाब में होशियारपुर में 1930 में हुआ। ये उपन्यास उन्होंने लिखना शुरू किया 1955 में। 8 अध्याय लिखे कि इनका चित्त इस उपन्यास से उखड़ गया और इन्होंने उपन्यास छोड़ दिया। इसके बाद में उन्होंने बीच में एक उपन्यास लिखा, यादों के पहाड़, वो छपा 1966 में। फिर मित्रों ने कहा कि नहीं, जो उपन्यास पहले आपने शुरू किया था बहुत ही अच्छा उपन्यास है, आप उसे पूरा कीजिए। तो 1968 में उन्होंने उपन्यास पूरा किया, धरती धन न अपना उपन्यास पूरा किया। छपा उपन्यास 1972 में। 3-4 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी छपने के लिए। तो 1955 से लेकर के 1972 तक इस उपन्यास का रचना काल है, इतना समय लगाया। तो इससे जाहिर सी बात है कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जगदीश चंद्र का, और इतना महत्वपूर्ण है कि बाद में उन्होंने इसका सीक्वल लिखा, इसके अगले हिस्से लिखे। अगला हिस्सा नरकुंड में बास, जमीन अपनी तो थी। जो पहला उसका इस त्रयी का पहला हिस्सा, पहला उपन्यास है धरती धन न अपना, उसका मूल प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य का मतलब आप जानते हैं, जो कहा जाना है, जो कहा जाए, जो उसका संदेश है, जो उसका मूल कथन है, जो उपन्यास प्रतिपादित करना चाहता है, वो इसका प्रतिपाद्य है। तो उपन्यास क्या कहना चाहता है? हम इसकी कहानी से रूबरू होते चलें, इसकी कहानी से वाकिफ़ होते चलें, तो उपन्यास का प्रतिपाद्य अपने आप खुलता जाता है कि जगदीश चंद्र इस उपन्यास के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। कोई भी उपन्यास निरुद्देश्य नहीं लिखा जाता, सिर्फ मनोरंजन के लिए, समय काटने के लिए नहीं लिखा जाता। उसका हर उपन्यास का कोई न कोई उद्देश्य होता है। हर उपन्यास के केंद्र में कोई न कोई समस्या होती है। इस उपन्यास के केंद्र में कौन सी समस्या है, ये जब आप उपन्यास का अध्ययन करेंगे, उपन्यास पर इस चर्चा को सुनेंगे, तो इससे बिना कहे ही परिचित हो जाएंगे। ये उपन्यास शुरू होता है, एक जो इस कथा का मुख्य पात्र है, नायक है काली के अपने गांव वापस लौटने से। काली 6 साल पहले बचपन में अभावों और गरीबी के चलते, भुखमरी के चलते कानपुर चला गया था। कानपुर कहें, भाग गया था। उसको चाचा चाची ने पाला था। माता पिता उसके बचपन में मर गए थे, गुजर गए थे, तो वो चला गया कानपुर। वहाँ उसने मजदूरी की, बड़ा हुआ, युवा हुआ, लेकिन अपने परिवार का, चाचा का, चाची का मोह उसे सालता रहा, उसे वापस बुलाता रहा। लौटता है, लौटने पर उससे लोग पूछते हैं कि क्यों फिर से इस नरक में क्यों वापस आ गए। लेकिन समझना चाहिए, और जगदीश चंद्र इस बात को समझते हैं,
कि जो मिट्टी की पकड़ है, जो बचपन की यादें हैं, स्मृतियां हैं, बहुत मजबूत होती हैं और वो वापस खींच लेती हैं। काली वापस आता है, सुबह का वक्त है जब पहली बार अपने गांव पहुंचता है, देखता है गांव वैसे ही स्थिर है, वैसे ही ठहरा हुआ है, वैसे ही अपरिवर्तित है, कोई बदलाव नहीं है। कम से कम उसका जो अपना गांव का हिस्सा है चमादड़ी मोहल्ला, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। उतनी ही भीषण गरीबी, उतना ही एक सूनापन, एक उदासी छाई हुई है। कुत्ते भौंक करके उसका स्वागत करते हैं। उसको यह आशंका है कि अब वो जा रहा है अपने घर, उसके चाचा उसके चाची हैं भी कि नहीं हैं। उम्मीद उसे कम है। पहुंचता है अपने घर तो पाता है कि नहीं, उसकी चाची हैं अभी। चाची के लिए बहुत अप्रत्याशित है। चाची के लिए ये बहुत सुखद है कि उसका बेटा लौट आया है। इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, प्रतापी चाची और चाचा की, तो उन्होंने अपने बेटे की तरह, इकलौते बेटे की तरह पाला था काली को। काली आता है तो चाची प्रसन्न होकर के पूरे मोहल्ले को शक्कर बांटती हैं। मोहल्ले में एक उत्सुकता का विषय हो गया है काली। वो सम्मान का मामला हो गया है इसका लौटना। लोग उसको सम्मान से भी और ईर्ष्या से भी देखते हैं। काली को लगता है कि वो कम से कम अपनी चाची का जो कोठा है, जो घर है, उसकी छत डलवा दे। पूरे मोहल्ले में जो पूरा चमादड़ी दलितों का ये इलाका है, इसमें किसी का भी घर पक्का नहीं है। पक्का घर बनवाने की हौस है। पाता है कि चौधरियों के अत्याचार अब भी जारी हैं। जीतू है, वो चौधरी हरनाम सिंह के यहाँ मजदूरी करता है। मजदूरी कहना ठीक सही ना होगा, क्योंकि मजदूरों के अपने अधिकार होते हैं, मजदूरों के अपना काम का समय होता है। यहाँ इसका कोई काम का समय नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई मजदूरी निश्चित नहीं है। जो मालिक ने दिया वो लेना पड़ेगा, जैसे रखा वैसे रहना पड़ेगा। पिटाई की तो सहना पड़ेगा, गाली दी तो सुनना पड़ेगा। तो उस लिहाज से मजदूर नहीं। लेकिन अब कृषक मजदूरों का यही हाल है, जिसको उत्तर भारत में हलवा ही करना कहते हैं, एक तरह से बॉन्डेड लेबर हैं। तो जीतू इस तरह का है। अब उसको किसी बात पर गुस्सा आया और ये कहते हुए कि तुम्हारे कारण मेरी फसल खराब हो गई है, पीटने लगता है। पीटने लगता है तो सहता है वो। काली इस तरह की चीज़ों को देख करके सहन नहीं कर पाता। ये असल में काली का आत्मसम्मान है, जो गांव के बाहर रहकर जगा है। गांव में रह कर के ये आत्मसम्मान नहीं जग सकता था, गांव के बाहर रहकर जगा है। इस धाक जमाने के लिए की जाने वाली मारपीट से वो बौखलाता है, उतना गुस्सा भी जाहिर करता। सो कहता है अपनी चाची से कि अगर मैं होता जीतू की जगह तो उसकी बाँह मरोड़ देता। चौधरी हरनाम सिंह का एक गुलाम है, चापलूस है, मंगू। मंगू चाहता है कि काली को कुचल दिया जाए, मसल दिया जाए। ईर्ष्या करता है, बेवजह ईर्ष्या करता है। वैसे अधिकांश लोग ही ईर्ष्या करते हैं, लेकिन ये तो दुश्मनी साथ लेता है। वो गालियां भी देता है चौधरी हरनाम सिंह, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक तरह से गुलाम बन चुका है। उसने अपना मानसिक जो सत्व है वही गंवा दिया है।
लेकिन उसकी बहन ज्ञानो है, ज्ञानो में वो स्वाभिमान है। ज्ञानो इस बात का विरोध करती है कि किस तरह से जीतू की पिटाई की गई, ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि ज्ञानों का आकर्षण काली की तरफ बढ़ता जाता है और धीरे धीरे प्रेम में तब्दील होने लगता है। ये इस प्रेम कथा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो हम आगे देखेंगे, लेकिन हम वापस लौटते हैं। काली के पिता मारवा वो कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी थे। कबड्डी में काली भी सधा हुआ है। कबड्डी होती है और उसमें हरदेव एक है चौधरियों की तरफ का लड़का, वो बेईमानी से काली के का कूल्हा तोड़ देता है कि आगे से कभी ये इस लायक ना रहे। लेकिन लालू पहलवान इस बात पर नाराज़ होते हैं और उस मतलब हरदेव को डांटते हैं, फटकारते हैं और काली का कूल्हा ठीक करते हैं, इलाज करवाते हैं। एक तरह से काली उनके प्रति ऋणी हो जाता है। जो काली किसी पर्यटन के कारण नहीं, पेट की वजह से गांव छोड़कर भगा था, कुछ रुपए उसने कमा लिए हैं। उसके रुपए देख करके चाची को लगता है कि कोई चुरा लेगा, वो डर जाती है। चाची ने इतने रुपए कभी देखे नहीं थे। वो चाची से कहता है काली कि मैं तो अपना ये पुश्तैनी मकान बनवाना चाहता हूँ। भयभीत हो जाती हैं चाची और कहती हैं कि नहीं, ये मकान बनवाना यानी पक्का करवाना वो ठीक नहीं है। अभी तक किसी भी मोहल्ले में किसी का भी मकान उसकी छत नहीं पड़ी है, कोठा नहीं बना है, तो मकान मत बनवाओ। लेकिन ये दृढ़ प्रतिज्ञ है कि नहीं, कम से कम चाची के लिए इतना तो करके जाए, कोठा तो बन जाए, छत तो पड़ जाए। वो सलाह लेने के लिए, समझने के लिए जाता है छज्जू शाह, जो गांव में 2 बनिया हैं, उसमें एक बनिया छज्जू शाह है। छज्जू शाह के पास कि हमको कोठा डलवाना है, क्या करना चाहिए। तो छज्जू शाह सलाह देते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन छज्जू शाह की निगाह उसकी टेंट पर है, उसकी जेब पर है। जेब में रुपए हैं। तो छज्जू शाह कहते हैं कि देखो, तुम्हारे चाचा ने मुझसे रुपए उधार लिए थे, वो चुकाए नहीं हैं। अब तुम कमा करके आए हो तो वो रुपए वापस कर दो। हम नहीं जानते, उपन्यासकार ने इसका खुलासा भी नहीं किया है कि रुपए सचमुच लिए थे या छज्जू शाह ने कोई कहानी गढ़ी। लेकिन काली के पास जो उस समय रुपए हैं वो छज्जू शाह रखवा लेता है उधार चुकता करने के नाम पर। मिस्त्री का इंतजाम होता, काली को मकान बनवाना है, जिसके पास भी जाता है काली, सभी लोग उसका अपमान करते हैं, जातिगत संबोधनों से अपमान करते हैं। इस अपमान को सहन करते हुए, इस अपमान को झेलते हुए काली अपने मकान की शुरुआत करता है। इधर ये बात उठती है कि कोई दलित अपना मकान पक्का नहीं बनवा सकता। क्यों नहीं बनवा सकता? क्योंकि जो दलितों का मोहल्ला है वो शामलात की ज़मीन पर है। पंजाब प्रांत में जो शामलात की ज़मीन होती है उसका मतलब वो ग्राम समाज की ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है, उस पर किसी का मौरूसी हक नहीं है, मतलब किसी का एकाधिकार नहीं है, किसी की वैयक्तिक संपत्ति नहीं है, वो सबकी संपत्ति है। जबकि चौधरियों के मोहल्ले में
जो उनके मकान बने हैं वो उनकी अपनी ज़मीन पर बने हैं, लेकिन दलितों के मोहल्ले में वो शामलात की ज़मीन पर बने हैं। जब तक आप रहना चाहें रहिए, जाएंगे तो गांव को ज़मीन मिल जाएगी वापस, ये उसका मतलब है। तो इसलिए पक्का नहीं बनवा सकते, उसकी प्री कंडीशन यह है, उसकी पूर्व शर्त यह है कि पक्का मकान नहीं बनवा सकते। पक्का बनवाने पर उस शामलात की परंपरा का उल्लंघन होता है। तो अब काली के लिए ये मुश्किल है। इस बीच में चाची की मृत्यु हो जाती है। चाची की मृत्यु होती है तो एक तरह से अंदर से टूट सा जाता है काली। चाची के पास जो भी थोड़े बहुत गहने थे, जो भी पैसे रुपए उन्होंने बटोरे थे, रखे थे, जब महिलाएं आती हैं शोक प्रकट करने के लिए, उसमें किसी के हाथ लग गया, कोई उठा ले जाती है या उठा ले जाता है, कुछ हम नहीं जानते, लेकिन चोरी हो जाती, सारा जो घर में संपत्ति है वो चोरी हो जाती है। काली उससे भी टूटता है। काली का ये मकान बनवाने वाला सिलसिला रुक जाता है। काली घास खोदने का काम करता है, घास जिसको हमारे यहाँ घास छीलना कहते हैं, वो धंधा शुरू करता है। धंधा नहीं चल पाता तो वो लालू पहलवान के यहाँ मजदूरी करने लगता है, उनके यहाँ काम करने लगता है। इधर क्या है कि बारिश का महीना है, गांव में पानी खूब बरसा है, स्थानीय नदी में बाढ़ आ गई है, जो साथ में तालाब है वो भर गया है पानी से, और पानी सबसे पहले सबसे ज़्यादा दलित मोहल्ले में चढ़ आता है। सारे घर डूब जाते हैं। जो है, जो तालाब है, उसका पानी मतलब वो उसको, उस दलित इलाके को और पूरे गांव को अपने दायरे में ले लेता है। सब मिल करके इस बाढ़ का मुकाबला करते हैं। सबसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है दलितों को, अपना भी बचाना चाहते हैं और चौधरियों का मकान, चौधरियों का मोहल्ला भी बचाना चाहते हैं, वो बचाते हैं। लेकिन चौधरी चाहते हैं कि ये सारा काम बेगार में करे। बेगार प्रथा आप जानते होंगे कि जिसमें बिना मजदूरी के काम करवाया जाता है, मजदूरी नहीं दी जाती। बेगारी में काम करने से दलित इनकार कर देते हैं। ये नई बात है, नई चेतना है। हम बेगारी में काम नहीं करेंगे, हमको मजदूरी चाहिए, जो भी न्यूनतम है, लेकिन मजदूरी चाहिए। और उधर उनको लगता है कि कभी तो मुंह नहीं खोला था, ये मजदूरी कैसे मांग रहे हैं, मजदूरी नहीं देंगे, तनातनी हो जाती है। एक तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है दलितों का। उनके सड़क पर चल नहीं सकते, उनके खेत में जा नहीं सकते, उनके पेड़ के नीचे से लकड़ी नहीं उठा सकते, उनके दुकानों से सामान नहीं खरीद सकते, ये बहिष्कार हो जाता है। ये बहुत दुखद है। और इधर दलित भी अड़ गए हैं और उन्होंने हड़ताल कर दी है कि हम आपके खेतों में काम नहीं करेंगे, हम आपकी बेगारी नहीं करेंगे। हड़ताल कर दी है। ये पंजाब प्रांत के लिए अभूतपूर्व बात है। लिखा है बात के दिनों में जगदीश चंद्र ने कि उन्होंने अपने बचपन में, अपने ननिहाल में, ददिहाल में, अपने गांव में जो देखा था, दलितों का जैसा जीवन देखा था, उसको, उसी को शब्द दिया है। तो इस पूरे कहें कि घटनाक्रम में कल्पना का पुट कम है, यथार्थ ज़्यादा है। इस हड़ताल में थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं दलित, क्योंकि सस्टेनेंस के लिए, टिके रहने के लिए जो पूंजी चाहिए, जो आधार चाहिए, वो नहीं है। बच्चे क्या खा करके रहेंगे, घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो क्या होगा, ये उनके लिए बड़ा सवाल है और ये चीज़ उनको तोड़ती भी है। तो
दो लोग हैं, दो पार्टी हैं इसी गांव में। एक पादरी है अचिंतराम, ईसाई धर्म का प्रचारक है, उसने नंदू सिंह को भी ईसाई बनाया और भी लोग बने। तो वो कहता है कि हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं, बस ये है कि आप सबको कन्वर्ट होना पड़ेगा, ईसाई धर्म स्वीकारना पड़ेगा। जिस राजनीतिक पार्टी से, जिस विचारधारा से जुड़ाव था जगदीश चंद्र का, यानी कि कम्युनिस्ट भी हैं, वामपंथी भी उस गांव में दो कॉमरेड हैं, टहल सिंह और बिशन दास। तो कॉमरेड टहल सिंह और कॉमरेड बिशन दास ये दोनों किताबी कॉमरेड हैं, ऐसा जगदीश चंद्र बताते हैं कि जीवन से उनका सीधा संबंध नहीं है, एक तरह से उनमें वैचारिक दृढ़ता नहीं है कि जिसके लिए उनको खड़ा होना चाहिए उसके लिए खड़े नहीं होते। ये भाषण तो दे सकते हैं लेकिन अनाज का इंतजाम नहीं करते कि जिससे उनकी हड़ताल सफल हो जाए। कहते हैं कि रैली के लिए आप लोग आ जाइए, लेकिन रैली के लिए आने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो उनको जीवित रहने के लिए उपाय चाहिए, उस उपाय पर उनका ध्यान नहीं है। तो ना तो पादरी और ना तो कॉमरेड, दो विकल्प हैं बचने के लिए और हड़ताल को सफल बनाने के लिए, दोनों ही विकल्प फेल हैं। पादरी को लगता है कि कन्वर्ट करा लें, ये मौका है, और इनको लगता है कि क्रांति जो है वो खाली पेट हो जाएगी बिशन दास और टहल सिंह को। और इस तरह से दोनों विकल्प जब देखते हैं कि फेल है, तो मजबूरन दलितों को समझौता करना पड़ता है। समझौते में क्या है? आधे दिन की मजदूरी, इस पर ये अपमानजनक समझौता, लेकिन समझौता करना पड़ता है। समझौता किया, काम पर लौटे। इधर गांव में ज्ञानो और काली को लेकर के चर्चा है। ज्ञानो का भाई मंगू वैसे दुश्मनी साधे हुए है और उसको मौका मिलता है बदनामी करने का, बदनामी करता है। दोनों एक ही बिरादरी के हैं, शादी दोनों की हो सकती है, लेकिन गांव इसके लिए तैयार नहीं है, गांव नहीं मंजूरी देता है। वो तो इसके बहिष्कार की तैयारी कर रहा है। काली अपना गांव छोड़ करके पड़ोस के कस्बे में मजदूरी करने लगता है, क्योंकि ज्ञानों से उसके संबंध को लेकर के जो अफवाहें थीं, उसने लालू पहलवान का मूड बिगाड़ दिया है। और लालू पहलवान ने अपने घर से पर जो काम कर रहा था काली, वो निकाल दिया। तो अब काली के पास और कोई विकल्प नहीं है और वो जा कर के पड़ोस के उसमें सोचता रहता है कि हाँ, उसे ज्ञानों को लेकर के कहीं भग जाना चाहिए। ज्ञानों की भी इच्छा है कि वो काली के साथ चली जाए, घर वालों को स्वीकार नहीं है। देखें कि जो सबसे दुखद पक्ष है, उपन्यास की शुरुआत होती है सुखद पक्ष से कि काली लौटता है और कुछ बदलाव होगा। बदलाव तो न हुआ, स्थितियां और बिगड़ी। काली को गांव छोड़ना पड़ा, बगल के कस्बे में मजदूरी करनी पड़ी। उसका घर बनवाने का सपना भी धूल-धूसरित हो गया। चाची भी गुजर गई। चाची का जो के जेवरात थे, जो भी थोड़ी बहुत कमाई थी, वो सब चोरी हो गई। इसका सारा पैसा चला गया। आधा पैसा छज्जू शाह ने ले लिया कि तुम्हारे चाचा ने कभी उधार लिए थे, और आधा पैसा इस कोठे, इस छत डलवाने में न तो छत पड़ पाई और ना ही उसका जीवन सुधर पाया। तो माँ और भाई मिल कर के ज्ञानों को जहर दे देते हैं।
गर्भवती ज्ञानो उस जहर से मर जाती है। काली के पास अब कोई और उपाय नहीं है, वो गांव छोड़ता है। यहाँ पर इस उपन्यास का अंत होता है। प्रतिपाद्य क्या है इस उपन्यास का? उपन्यास किसी समाधान पर आकर के नहीं रुकता, कोई समाधान नहीं उपन्यास में। जैसे गोदान उपन्यास आप देखें, वहाँ कोई समाधान नहीं है, होरी की मृत्यु पर उपन्यास खत्म होता है। इस यहाँ पर भी ये ज्ञानो की मृत्यु पर, ज्ञानो जो गांव में रह करके स्वाभिमानी थी, अन्याय का विरोध करती थी, ये त्रासद उपन्यास है। काली का जो मंसूबा था गांव छोड़ने का, वह तो हो जाता है धूल धूसरित, विफल हो जाता है। उपन्यास अपने कथ्य में, अपने प्रतिपाद्य में कहना यह चाहता है कि ये जो दलित जीवन है वो त्रासद है, वो समाधान रहित है। उसमें संघर्ष तो है, लेकिन संघर्ष का कोई फल नहीं, संघर्ष का कोई प्राप्य नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। एक नाउम्मीदी पर उपन्यास खत्म होता है, एक आशाहीनता पर उपन्यास खत्म होता है। लेकिन उपन्यास यह भी रेखांकित करता है कि गांव छोड़ने की, बाहर जाकर मजदूरी करने में ही कोई बदलाव निहित है, वहीं से कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। गांव का ढांचा ऐसा है, गांव की बसावट ऐसी है, गांव की संस्कृति ऐसी है जहां पर सीधे कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। जो उपन्यासकार का जोर है, उसका जो एम्फेसिस है, बहुत मानी खेज है। वो यह कि जिनसे उम्मीद है, जिनसे उम्मीद करनी चाहिए, वे दलितों का साथ नहीं देते। त्रासद इसी अर्थ में है कि जीवन में मुश्किलें पहले भी थीं, अब भी हैं, लेकिन बीच में जो विकल्प उभरे हैं, एक करुणा के आधार पर, धर्म के आधार पर चाहते हैं करना समर्थन, वो नहीं करते। उनको लगता है कि कन्वर्ट करवा लें, बना दें ईसाई, और इधर कॉमरेड चाहते हैं कि क्रांति खाली पेट हो जाए। दोनों में संभव नहीं, ये इसकी त्रासदी है। ये उपन्यास इसीलिए बहुत अंदर तक बहुत झकझोर देता है और अपने उद्देश्य में सफल रहता है। इस उपन्यास में जो समाधान के दो तरीके हैं, तीन तरीके थे, लेकिन एक पहले से ही निरस्त है, क्योंकि काली को समर्थन नहीं मिलता। लेकिन जो पादरी हैं, जो ईसाई मत के प्रचारक हैं, जो करुणा के आधार पर चलते हैं, ऐसा उनका दावा है, वहाँ से भी समर्थन नहीं मिलता। वो भी चाहते हैं कि जब कन्वर्ट हो जाएंगे, ईसाई होने के बाद ही इनकी हम सहायता कर पाएंगे। और इधर जो कॉमरेड्स हैं, उनको लगता है कि वो खाली पेट क्रांति करवा देंगे। तो दोनों ही या तीनों ही विकल्प जब विफल रहते हैं, तो ये उपन्यास उस नाउम्मीदी पर आकर के ख़त्म हो जाता है। समाधान पाठकों को खोजना है, समाधान देने का काम उपन्यासकार नहीं करेगा। इस त्रासदी का कोई अंत नहीं, अंत तो लोग खोजेंगे, बाहर की दुनिया खोजेगी। किताब में समाधान नहीं है, सुखांत नहीं है, दुखांत उपन्यास है। और यहीं पर आकर के ये उपन्यास समाप्त होता है। आपने इस चर्चा को सुना, मुझे लगता है कि आपको बहुत सी चीज़ें, इसका जो प्रतिपाद्य है, स्पष्ट हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।